बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, अपनी औलाद की भलाई का सोचना या उनके भले के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ करना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है और दुनिया के तमाम वालिदैन अपनी औलाद की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। कुछ अपने बच्चों को पढ़ाकर उनका मुस्तकबिल महफूज करते हैं तो कुछ अपने बच्चों को बिज़नेस करवाते हैं। मतलब ये कि हर तरह से उनको आसान ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी उनकी बेहतरी के लिए की गई कोशिशें उनके लिए नुकसानदेह साबित हो जाती हैं। जो हमने उनके फ़ायदे के लिए किया होता है वही उनकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देता है। नाज़रीन, दुनिया में तमाम तर फसाद की बुनियाद 3 ही चीज़ें हैं: ज़र, ज़मीन और जन। जुर्म के दुनिया में होने वाला कोई भी जुर्म, उसका लिंक कहीं ना कहीं जाकर इन 3 बुनियादी चीज़ों से ज़रूर मिलता है। जहां दौलत का लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांधकर रिश्तों की पहचान खो देता है, उसी तरह औरत की खूबसूरती में खोकर दुनिया का बड़े से बड़ा जुर्म करने को तैयार भी हो जाता है। और ज़मीन का लालच तो पहले दिन से ही इंसान के अंदर है, किसी के अंदर ज़्यादा और किसी के अंदर कम। अल्लाह की ज़मीन को टुकड़ों में बांट कर भी इंसान मुतमईन नहीं है और आज तक उसके लिए खून बहाता चला जाता है। हमारी आज की कहानी भी ज़मीन के एक टुकड़े की है जो दिया तो गया औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मगर वही ज़मीन का टुकड़ा उसकी ज़िंदगी का वबाल बन गया। शादी कितना अर्सा पहले हुई? ये कोई 6 माह पहले। सिर्फ 6 माह पहले? आपको शक है कि आपका दामाद भी इस कार्रवाई में शामिल है? मेरा दामाद क्या, पूरी फैमिली इसमें शामिल है। यानी आपकी नेकी उल्टी पड़ गई। मैंने तो अपने से कम हैसियत वाले लोगों को इज्जत देने की कोशिश की। वो तो मैंने अपनी बेटी के नाम कर दिया था। लालच बहुत बुरी बला है। थानेदार साहब, पहले 2-4 रोज तो मेरी बेटी को इज्जत देकर देखते। आपकी बेटी ने कब बताया आपको? शादी के 15 रोज बाद। तो फिर आपने क्या कहा? मैं चौंका जरूर था। मैंने अपनी बेटी को समझाया, बेटा सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये बात कब शुरू हुई थी? शादी के 3रे रोज ही उसने अपना मुतालबा कर दिया था। थानेदार के सामने बैठा एक मुअज़्ज़िज़ शख्स रिपोर्ट लिखवाने आया था। उसकी बातों से ये लग रहा था कि उसको उसकी बेटी के ससुराल वालों से शिकायत है, क्योंकि वो उसकी बेटी के साथ ठीक सलूक नहीं कर रहे। लेकिन वो जिक्र कर रहा था बेटी को दिए गए किसी तोहफे की जो उसने अपनी बेटी को शादी में दिया था, जिसको जानने के बाद बेटी के ससुराल वाले लालची हो गए थे। ऐसा क्या था जिसको ससुराल वाले बहू से हत्याना चाहते थे, और ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी कि एक बाप को अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ थाने तक आना पड़ गया। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, बस आपकी नजर है, मेरा बंदी किस काबिल। काबिल तो तुम बहुत हो। वो कैसे? तुम खूबसूरत हो और ऊपर से तुम्हारे वालिद भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो कैसे? बाबा से कोई बात हुई है आपकी? ज़ाहिर बात, अपने दामाद का इतना ख्याल रखते हैं और शादी में 15 मरले का कमर्शियल प्लॉट गिफ्ट जो कर दिया उसे। हाँ बिल्कुल, वो बाबा ने अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तोहफा दिया है। बेटी का बेहतर मुस्तकबिल तो उसका शौहर ही होता है ना। हाँ ये तो है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जो प्लॉट तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया है तुम उसे मेरे नाम कर दो। क्या?
मैं समझी नहीं। भाई जाहिर है वो तुम्हारे वालिद ने हम दोनों के लिए दिया है ना, हाँ बिल्कुल, तो उसको मेरे नाम कर दो। लेकिन अगर मेरे नाम भी रहेगा तो क्या हर्ज है? प्रॉपर्टी मर्द के नाम अच्छी लगती है जनाब। देखो तनवीर, अभी हमारी शादी को 3 दिन गुजरे हैं और मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है, तो मुझे नहीं लगता भी हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। फायजा खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका बाप इखलाक अहमद साहब बाहैसियत शख्स था जिसने अपनी बेटी को शादी में 15 मरले का कमर्शियल प्लॉट तोहफे में दिया था। ऐसी कौन सी बात थी जो तनवीर शादी के तीसरे रोज ही प्लॉट की बात करने लगा था? उसकी बातों में मर्द की अना छुपी थी या उसका लालच? अभी उसके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जो भी था उसने फायजा के सामने ये सवाल ज़रूर रख दिया कि जो प्लॉट उसके बाप ने उसको दिया है वो अपने शौहर के नाम कर दे। फायजा ने वक्ती तौर पर उसको टाल मटोल कर दिया और ये कह दिया कि अभी हमारी शादी का तीसरा रोज़ है, इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन क्या तनवीर फायजा को समझने के बाद अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएगा या फिर कहानी और ही रंग पकड़ेगी? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा, अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। अच्छा जी, मेरी क्या बातें हो रही थी? यही कि हमारे बेटे के नसीब अच्छे हैं, अच्छे घर का रिश्ता मिल गया है, वो हमसे मर्तबे में बेहतर है। ये तो है अबू, लेकिन ये सारा क्रेडिट अम्मी की सहेली को जाता है जिसने ये रिश्ता तलाश किया था। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ अपने से बड़े लोगों से ताल्लुक बनाओ, फायदे में रहोगे। और तुम्हारी यही सोच तो है जिसने मुझे तुमसे मिलवा दिया था। तुमने बात की थी इससे बेटा? की थी अम्मी। क्या कहती है? नहीं, कहती अभी इतनी जल्दी ही क्या है, तीसरा दिन तो है शादी को। एक तो तनवीर, तुम तो किसी काम के नहीं। लो, वो मैंने क्या कर दिया अम्मी? अरे बंदे तो अपनी बीवी से पहली रात ही सब कुछ मनवा लेते हैं, एक तुम हो 3 दिन के बाद भी नहीं मनवा पाए। और कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें अपने पीछे लगा ले। आप बेफिक्र हैं अबू, बेटा किसका हूँ, प्लाट तो उसे मेरे नाम करना ही होगा, आज नहीं तो कल। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बात तनवीर की अनापरस्ती की नहीं थी, यहाँ तो कहानी ही कुछ और दिखाई दे रही थी। जो वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत के जिम्मेदार होते हैं, वही वालिदैन तनवीर को खुद इस बात पर उकसा रहे थे कि वो फायजा के पास शादी में मिला प्लॉट अपने नाम करवा ले। तनवीर की माँ की बातों से ही पता चल रहा था कि वो एक ज़माना साज औरत है और अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब फायजा के आने वाले दिन मुश्किलात का शिकार होते दिखाई दे रहे थे। आइए देखते हैं। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं। तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब? आप मेरे शोहर हैं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये खुशी तो तुम दे नहीं सकी तो ख्याल क्या रखोगी? मैंने कौन सी खुशी नहीं दी आपको? तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? प्लाट की मलकियत के बारे में। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मैं जानबूझकर वो आपके नाम नहीं कर रही। तो इसका मतलब तुम राजी हो? देखो तनवीर, जैसे एक बाप अपनी बेटियों को जेवर देता है, होता तो वो शोहर का है लेकिन रहता वो हमेशा बीवी का है। इसी तरह ये ज़मीन का टुकड़ा हम दोनों का है लेकिन रहेगा हमेशा मेरे नाम। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कभी भी मेरे नाम नहीं करोगी? मैं इससे बेहतर अंदाज में आपको नहीं समझा सकती। मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे कहने के मुताबिक ये प्लाट तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इस पर कुछ बनाना है, कोई प्लाजा, कोई शॉप्स, तो आप बना सकते हो, कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हो।
वाह, आके लोग कहेंगे वो जा रहा है तनवीर, जो बेगम के प्लाट पर बिल्डिंग बनाकर बिजनेस कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इतना सीरियस सोचना चाहिए। मुझे दो टोक बताओ, तुम वो प्लॉट मेरे नाम कर रही हो या नहीं? नहीं। देखो बेटा, मुझे ये प्लाट तनवीर के नाम करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई लालच है। ये कोई अच्छी बात नहीं। बाबा, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया और आपको बताना बेहतर समझा। देखो बेटा, मैंने अपने से कम दर्जे के लोगों में आपकी शादी इसलिए की कि वो आपको इज्जत दे सके, आपसे मोहब्बत कर सके। और ये प्लाट तो मैंने आपको गिफ्ट किया है ना, इनसे उनका क्या ताल्लुक? वही ना, एक हफ्ते में उन्होंने 2 दफ़ा ये बात की है। वैसे तो मैं उसके माँ बाप के पास ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुतालबे में वो भी इनके साथ है। देखो बेटा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने हाँ नहीं कहनी। बाकी मैं देखता हूँ कब और कैसे क्या करना है। ठीक है, बस अब दुआ करें कि मेरा घर बसा रहे। इंशाल्लाह बेटा, बाप की तो ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने घर में रहे। बाप से ज्यादा बेटी को दुआएं कौन दे सकता है? तनवीर के बार बार प्लॉट के मुतालबे ने फायजा को सोचने पर मजबूर किया और आखिरकार उसने अपने बाप के सामने सारा किस्सा रख दिया। जुर्म की दुनिया के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये फायजा का बर वक्त कदम था जो उसने बिल्कुल ठीक वक्त पर उठाया था। इखलाक अहमद साहब भी अपनी बेटी की बातें जानकर परेशान हो गए थे, क्योंकि उसने जिस बेटी की खुशखुरम ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे वो शादी के हफ्ते बाद ही परेशान होकर उसके पास पहुंच गई थी। एक बाप के लिए इससे ज़्यादा परेशानी और क्या हो सकती थी। अब इखलाक अहमद साहब से तनवीर बात करेगा या अभी वो उनके इरादे मज़ीद जानने के लिए खामोश रहेगा? उधर तनवीर के माँ बाप के पेट में भी लालच के मरोड़ उठ रहे थे। बेटा, मुझे तो ये खीर टेढ़ी लग रही है, इसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल है थोड़ा और इंतजार कर लो, हो सकता है वो मान जाए। अपने मशवरे ना अपने पास रखो। 2 बार कहने के बावजूद वो टस से मस नहीं हुई, तो अब क्या करना उसे? पहली बार कह रही थी अभी वक्त नहीं है, अब कह रही है ये हो नहीं सकता। हो तो बहुत कुछ सकता है बेटा, लेकिन हमें घी निकालना है बगैर कुछ खराब किए। लेकिन आप क्या करो अम्मी? और मेरा ख्याल है उसके साथ बात करो, उसे समझाओ, हो सकता है वो बात उसकी समझ में आ जाए। अगर फिर भी न मानी तो? उसे डराओ, धमकाओ, धमकी दो उसको। ठीक है अम्मी। बेटा, मैं हर मामले में तुम्हारे साथ हूं। वो लड़की पढ़ी लिखी है, अगर बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सारी जिंदगी डरपोक वाली गुजार दी तुमने साजिद। मेरा बेटा शेर है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अम्मी, इस बार उस पर सख्ती करना ही होगी। मुझे कल तक इस लड़की की हाँ सुननी है, चाहे कुछ भी करो। ठीक है अम्मी। अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने शादी की है। अगर मेरे बेटे को फायदा ही नहीं तो क्या फायदा इस शादी का? नाज़रीन, यास्मीन के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए थे। उसने अपने से बड़े घर में बेटे की शादी इसी मकसद के लिए की थी कि ससुराल वाले उसके बेटे का फ्यूचर बना देंगे। और जब फायजा अपने बाप की तरफ से मिलने वाले प्लॉट को तनवीर के नाम करने से इनकार कर रही थी तो यास्मीन को वो ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। उसके अंदर का लालच और भी बढ़ गया था, मगर फायजा उनकी राह में रुकावट थी। यास्मीन ने अपने बेटे को लालच का ये रास्ता दिखाया था। वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुका था और फायजा की तरफ देख रहा था। अगर शौहर की नज़र से देखता तो शायद मामलात इस कदर ख़राब ना होते। यास्मीन ने अपने बेटे को फायजा पर सख्ती करने का भी कह दिया था। हालांकि उसका शौहर साजिद इस बात के हक में नहीं था, मगर वो शौहर की भी सुनने वाली कहाँ थी। खाना खा लिया तुमने? भूख नहीं है मुझे।
तुम्हें अपने फैसले पर गौर करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजरा है। बजाय इसके कि हम आने वाले वक्त की प्लानिंग करते, बातें करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, आप उस ज़मीन के टुकड़े के पीछे पड़ गए। और ज़मीन भी वो जो मुझे मेरे बाप ने गिफ्ट की है। शादी हो गई तो हो गई, क्या सर पे बिठा के चलूं तुम्हें? और वैसे भी मुझे कारोबार करना है और वो प्लाट चाहिए मुझे। अभी तो ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है और आप मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। तुम्हें डर किस बात का है? डर मुझे इस लालच का है जो मुझे आपके अंदर नज़र आ रहा है। तुम क्या मुझे लालची कह रही हो? तो अगर लालच ना होता तो तुम्हें मुझसे गर्ज होती, ना कि मेरी ज़मीन के टुकड़े से। अरे फौजिया, तुम कब आई? यार अब तो मेरी प्रोफेसर बन गई हो, मैंने सोचा हाल अहवाल ही पूछ लो। आओ ना, खड़ी क्यों, बैठो। हमारा तो बड़ा मजाक उड़ाती थी, शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया। अब बताओ, पता चला शादी किस बला का नाम है? हाँ पता चल गया। पहले पता चल जाता ना तो करती ही ना। क्या कहा? मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ यार, बस तवक्को नहीं थी कि शादी के बाद ये सब होगा। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? अल्लाह तुम पर रहम करे, ये बड़ी लालची लोग निकले। इसलिए तो कहते हैं माँ बाप को अपनी बेटियों के नसीबों पे कोई इख्तियार नहीं होता। हाँ, अब मुझे ही देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मुझे अच्छा ससुराल मिला है। और मुझे देखो, मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी और मुझे ससुराल उतना ही लालची और निचली सोच से ताल्लुक़ रखने वाला मिला। तुम फौरी तौर पर अंकल को फ़ोन करके इतला दो और कोशिश करो यहाँ से जल्दी निकलो। उनको मैं ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ। क्योंकि जो अब हुआ है वो तो नहीं बताया ना? हाँ, ये सब नहीं उन्हें पता। शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे उन्हें बताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। नहीं नहीं, आप नहीं आए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। तनवीर की फैमिली तो शैतान से 4 हाथ आगे निकली और उनकी मेन सरबरा थी तनवीर की माँ यानी कि यास्मीन, जो हर फसाद की जड़ थी और जो लालच से भरी हुई औरत थी। उसने अपने बेटे की तरबियत इस तरह से की थी कि वो उसके अलावा किसी की बात ना सुनता था, ना मानता था। यही वजह थी कि तनवीर ने फायज़ों को बीवी नहीं समझा था, बल्कि अपनी माँ की बहू समझा था। वैसे साजिद भाई, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। इखलाक साहब, हम शर्मिंदा हैं, ये हमारे बेटे की नालायकी है। ये नालायकी नहीं साजिद साहब, इसके अंदर का लालच है। भाईजान, गलतियां बच्चों से ही होती हैं, बड़े माफ कर देते हैं। वैसे भी हम घर से इसकी खूब चित्रौल करके लाए। देखा ना, तुम्हारी वजह से एक भला इंसान कितना परेशान। आइंदा अगर तुमने बहू के साथ प्लाट की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो चीज भाई साहब ने अपनी बेटी को दिया ना, वो तुम्हारी भी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, समझे? देखें भाई साहब, हमारी नजर में रिश्तों की अहमियत है, चीजों का क्या होता है। मैं तो कहता हूं आप ये प्लाट वापस ही ले लें ताकि हमारे घर से झगड़ा ही खत्म हो। मेरे कहने का मतलब है जैसे आप मुनासिब समझे। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं
उसके मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं। बोलो, ये भी तुम्हारे बाप जैसे ही हैं। बताओ इनको कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे तुम। बताओ। चलो चलो, हाथ जोड़ के माफी मांगो। अंकल, मुझसे गलती हो गई अंकल, मुझे माफ कर दें। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी एक बात याद रखिएगा कि मैंने ये रिश्ता आप लोगों की हैसियत देखकर नहीं दिया, वरना मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। अपने से कम हैसियत वाले लोगों से रिश्ता इसलिए किया कि मेरी बेटी को इज्जत दे सकें। यही मेरा दीन कहता है, बेटी को अपने से गरीब घराने में शादी करो। अगर तो बेटी नसीब वाली होगी तो घर के हालात बदल देगी, नहीं तो वो पहले जैसा रहना तो जानती है ना। इसलिए दीन पर अमल करते हुए खुशियां बांटें, मोहब्बतें बांटें, प्यार से रहें। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बेटी के साथ प्यार से रहें। ठीक कहा आपने भाई साहब, आपने हम पर नेकी की है, लेकिन क्या करें, आजकल के लड़के और लड़कियों का ये किसी के कहे में ही नहीं है। फैजा बेटी, आइंदा अगर आपको कोई भी मसला हो तो आपने मुझे बताना है, ठीक है? साहिब साहब, बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये प्लॉट मैंने अपनी बेटी को दिया है, अपने दामाद को नहीं। हाँ, अगर मेरी बेटी अपने शोहर के प्यार से मुतासिर होकर ये प्लॉट उसे दे देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं भाई साहब, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारी बेटी है। फायजा का बाप उनके मकरू चेहरे पढ़ने में नाकाम हो रहा था और तनवीर की फैमिली का रचाया हुआ शैतानी खेल कामयाब हो गया था। इहलाक अहमद साहब ने अपनी बेटी चंद शर्तों के बाद ससुराल भेज दी थी। वैसे एक बेटी का बाप और कर भी क्या सकता था। बेटी के मामले में वालिदैन बड़े कमज़ोर होते हैं और उसका घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बाकी बेटी के नसीब, ऐसा ही सोचा था फायजा के बाप ने भी। आ जाए। अरे अम्मी जान, आप कैसे हो बेटा? ठीक हो? आज आप हमारे कमरे का रास्ता कैसे भूल गई? मैंने सोचा अपनी बहू को देख कर आऊं कैसे रह रही है। अब तो कोई शिकायत नहीं है उसे? नहीं अम्मी, कोई शिकायत नहीं है। उन दिनों पता नहीं इनके सर पे क्या सवार हो गया था। जो भी सवार था उतर गया ना। अब तो अच्छा शौहर बन गया काफी हद तक। नहीं, अभी भी है तो लगा दो शिकायत अम्मी से। मैंने कोई बात की है? फायजा बेटा, मैं सोच रही थी कि तनवीर अब कोई बेहतर काम करे। मसलन लोगों के साथ काम कर रहा है, कोई अपना काम शुरू करे। अच्छा आइडिया। लेकिन ये तुम्हारी मदद के बगैर नामुमकिन है। मदद? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? देखो बेटा, काम शुरू करने से पहले पैसा तो चाहिए ना, तो वो हमारे पास है नहीं। मैं पापा से बात करती हूँ, वो 10-15 लाख का बंदोबस्त कर देंगे। नहीं बेटा, उनकी पहले ही हमारे पर बड़ी नेकी है। नेकी वाली कौन सी बात है? उनका दामाद है, इतना तो वो कर ही सकते हैं। देखो बेटा, अब तुम दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया ना, तो अगर प्लॉट हमने आपने भी वो बात कर दी है। वो तो मैंने इसके नाम करूंगी, मेरी जिद है ये। ठीक बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। लड़की इतने प्यार से मैंने बात की है और वो है क्या? अम्मी जी, मैं तो पहले ही शक में नहीं था कि उसको वापस लाया जाए। नालायक, करोड़ों का प्लॉट उसके नाम, कभी करोड़ों देखे हैं? वो अम्मी जी, वो उसके नाम है, हमें क्या मिला? मिलेगा, इसका भी कोई ना कोई हल सोचना पड़ेगा। ओहो, मुझे तो लगता है
ये प्लाट हमारे हाथ लगने वाला नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं मर गई तो मेरी जायदाद किसको मिलेगी? जाहिर है मुझे। समझो काम हो गया, प्लाट तो मेरे बेटे को मिलकर ही रहेगा। देखो यास्मीन, ये तुम बहुत आगे जाकर सोच रही हो, ये हल नहीं मुसीबत है। मेरे मिशन में कोई रुकावट डालेगा ना या रास्ते में आएगा, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। मेरा ख्याल है मैं जाके उसके बाप के साथ बात करता हूँ, उसे अपनी मजबूरी बताता हूँ, हो सकता है कोई मसले का हल निकल आए। अब्बा जी इस हवाले से फाइजा से बात हो चुकी है, वो कह रही है मैं 10-15 लाख रुपए नहीं दूंगी अपने बाप से, लेकिन प्लॉट पे बात नहीं करना चाहती वो। ठीक है, मेरा ख्याल है कि 10-15 लाख से हम कोई भी कारोबार कर लेंगे और हम सेट हो जाएंगे। बाप करोड़ों का मालिक और दामाद लाखों का, ये फर्क तो मिटाना होगा ना। ओहो, मेरी बात मानो, कोई और हल सोचो। कोई हल? वैसे भी जिद करने वाले इंसान का अंजाम बुरा होता है। माँ ठीक कह रही है बाजी, अब इसका कोई और हल है ही नहीं। वो तुम्हारी माँ जो हल बता रही है ना, ये कोई हल नहीं है, और जरा सोचो। यास्मीन ने अपना एतमाद बहाल करने के लिए 6 माह बहू का बहुत ख्याल रखा था, मगर उनके अंदर का लालच मरा नहीं था और फिर एक बार उसी लालच ने सर उभारा था। मगर फायजा आज भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और यास्मीन ने उसके ना मानने को अपने लिए चैलेंज बना लिया था और जिद में आकर अब आखिरी शैतानी अमल करने को तैयार हो गई थी, यानी कि वो फायजा को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर प्लॉट अपने बेटे के नाम करना चाह रही थी। क्या वो फायजा को मारने में कामयाब हो पाएगी या उनके लालच से पर्दा उठने का टाइम आ गया था? हकीकत आप जान पाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़िन, इंसान अपने तौर पर अच्छा ही सोचता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका अंजाम उसकी सोच के मुताबिक हो। ऐसा ही हो सकता था फायजा के साथ या फिर यास्मीन के साथ। यास्मीन की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी और तनवीर की आंखों पर माँ की मोहब्बत की पट्टी। साजिद थोड़ा सा परेशान था कि अगर ऐसा होता है तो हम फंस जाएंगे, मगर क्या आगे ऐसा ही होने वाला था जैसे कि यास्मीन ने सोचा था, या फिर उससे पहले ही फायजा का बाप थानेदार तक पहुंच गया था? अंकल, अंकल, उठो, सीधे खड़े हो जाओ और सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ साहब जी, हम तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। वो तो घर का दरवाजा खुला था कि ये झूठ बोल रहा है थानेदार साहब। देखो, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत मौजूद है, बेहतर यही है कि सच बोल दो। सच ही तो बता रहा हूँ जनाब। हमारी बेहतरी इसी में है कि सच सच बोल दो। आप एक अमीर आदमी से पैसे लेकर मेरे ऊपर केस डाल रहे हैं, मैं मीडिया में बात करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम पुलिस वाले पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं? सच्चाई और ईमानदारी भी कुछ चीज होती है। एक बाप की बेटी का मसला है। तुम्हें लगता है कि हम पैसे लेकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें हैं? अगर आपके पास सबूत होता तो आप पेश करते। इसे लेकर जाओ ना जरा ड्राइंग रूम, और मैं उस लड़की को बुलाता हूं जिसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। लड़की? हाँ, लड़की। शबीर, ले जाओ इसे और लॉकर में बंद कर दो। ठीक है सर, चलो। आप फिक्र न करें, मैं इसके साथ इसके माँ बाप को भी ऐसा अंदर करूंगा कि सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेंगे। मुझे क्या पता था थानेदार साहब कि जो प्लाट मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए उसके नाम कर रहा हूं, वही उसके लिए वबाले जान बन जाएगा, वबाले जान बन जाएगा। अखलाक साहब,
लालच इंसान के अंदर होता है, कब निकल के बाहर आ जाए पता भी नहीं चलता। ये तो रिश्ता ही लालच की बुनियाद पर रखा गया था। फायजा के साथ क्या हुआ था? क्या फायजा को कत्ल कर दिया गया था या उसके साथ कोई गैर इंसानी फेल किया गया था? इखलाक अहमद बहुत परेशान थे, जबकि तनवीर अपना जुर्म कबूल करने की बजाय थानेदार को तड़ियां लगा रहा था कि वो मीडिया में जाएगा और बताएगा कि वो अमीर आदमी से पैसे लेकर तनवीर को फंसा रहा है। अब थानेदार को इस केस को हल करना था और उसके बकौल उसके पास एक लड़की गवाह के तौर पर मौजूद थी। कौन थी वो लड़की जो तनवीर की फैमिली के खिलाफ गवाही देने को तैयार थी? कहीं वो फौजिया तो नहीं थी या फिर कोई और? क्या नाम है आपका? जी फौजिया। तुम पर किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं? नहीं जनाब। देखो, तुम्हारी गवाही से एक फैमिली को सजाए मौत हो सकती है। बयान जरा सोच समझ कर देना। जो इन्होंने किया ना, फांसी की सजा भी कम होगी थानेदार साहब। शबीर, मुलजम तनवीर को अंदर लेकर आओ। यही है वो बंदा? हाँ जी। तुम? यही नहीं बल्कि इसकी माँ यास्मीन और इसका बाप साजिद भी इस जुर्म में शामिल है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम तो 302 में अंदर जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी बेगुनाह बीवी को अपने माँ बाप के साथ मिलकर सिर्फ लालच के लिए कत्ल किया। झूठ बोल रही है सारी ये। बताए कब देखा इसने? मैं बताती हूँ, 3 बजे का टाइम था। मैं बाजार जा रही थी शॉपिंग के लिए और मैंने सोचा मैं रास्ते में फायजा को शॉपिंग दिखाती चलूं। जैसे ही मैं इसके घर में दाखिल हुई हूँ, इसके घर में खामोशी थी और फायजा के कमरे में शोर हो रहा था। ले जाओ इसे, बंद कर दो, ले जाओ। फायजा का कत्ल हो चुका था, ये बता रही थी फौजिया थानेदार को। यानी उस दिन जब यास्मीन ने उसको मारने का इरादा किया था तो वो उसने पूरा करके ही दम लिया था। फायजा एक प्लॉट की वजह से कत्ल हो गई थी और लालच इसमें बुनियादी चीज़ था जो यास्मीन और उसके बेटे तनवीर के दिल में पैदा हुआ था। फौजिया ने गवाही देने की हामी भर ली थी और तनवीर अब भी फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई बस खुलने ही वाली है। ये क्या तरीका है अंदर आने का? ये हमारा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। जब मर्जी आए जाए। तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? प्लाट के कागज ना मेरे बेटे के नाम कर दो फायजा। प्लाट प्लाट प्लाट, अम्मी अब फिर वही बात कर रही हैं। एक बार मैंने कह दिया ना मैं नहीं साइन करूंगी। ये जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है, साइन तो तुझे करने ही होगे। फाइल हम साथ लाए हैं। आप भी इनके साथ मिल गए हैं? बेटा मेरी बात मानो तो इस पर साइन कर दो। प्लाट कोई जिंदगी से ज्यादा अजीज तो नहीं है ना? जिंदगी से? आप लोग मुझे मारने के लिए आए हैं? हाँ, साइन नहीं करोगी तो मरोगी। अभी अपने बाबा को कॉल करती हूँ। क्या कर रहे हो भाई? अभी क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। अभी छोड़ो मुझे। छोड़ो। अभी छोड़ो मुझे। छोड़ो। हमें किसी ने देख लिया, भागो पकड़ो। अम्मी, भाई तो कोई भी नहीं है, आपको ऐसे ही लगा है। ओहो, अब क्या करना है? अब गैस वाला चूल्हा लाओ और खोल दो, कह दे कि गैस से मर गई। हाँ ये ठीक है।
लालच बुरी बला है। इस मौजू पर हम बचपन में ही कहानियाँ पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो किताबी बातों को किताबी बातें कहकर अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, बुनियाद वही है जो हमने पढ़ा है, और अगर अमल भी कर लें तो कभी गलत रास्ते पर ना चलें और ना ही किसी बुराई की तरफ जाएं। तनवीर, उसकी माँ और बाप ने जो लालच के तहत अपनी बहू को सिर्फ 6 माह के अंदर ही मार दिया, हालांकि उसका कसूर भी कोई नहीं था। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों से मिलकर। तुम भी तो किसी की बहू थी। अगर तुम्हें इसलिए मार दिया जाता कि तुम कुछ नहीं लेकर आई, फिर तो तुमने क्यों नहीं मारा अपनी बीवी को? है वो भी तो कुछ नहीं लेकर आई। बताया नहीं तुम्हारी मां ने? सर, मैंने तो इन दोनों को बहुत समझाया था। वो क्या समझाया तुमने? तुम तो घर के सरबराह थे। इतनी ताकत नहीं कि इन सबको इस घरोने जुर्म के लिए रोक सको। उल्टा तुम भी इनके साथ मिलकर हम मासूम बनने की कोशिश मत करो। अगर वो प्लाट मेरे बेटे के नाम कर देते तो ऐसा ना होता। तुम मत बोलो। तुम औरत के नाम पर एक गाली हो, लालच की मुंह बोलती तस्वीर हो तुम, और अपने घर की बर्बादी की तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हें पता है, करोड़ों के लालच में तुमने एक मासूम की जान तो ले ली, लेकिन अपने शोहर और अपने बेटे की जिंदगी भी सारी जिंदगी के लिए जेल के नाम कर दी। क्या कह सकता हूं? हमारी सजा यह है कि इन दोनों को मार दिया जाए और तुम्हें जीने की सजा दी जाए। लेकिन वही होगा जो कानून के मुताबिक है। इसका फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत करेगी। सारी जिंदगी इस औरत ने मुझे बोलने नहीं दिया। मर्द तुम हो, ये नहीं। बोलना तुमने है, इसने नहीं। जब लालच इसके सर को चढ़ा हुआ था, उस वक्त चाहिए था कि इसे 2 थप्पड़ मारते, और आज तुम लोग इस अंजाम को ना पहुंचते। नाज़रीन, लालच बुरी बला है। हवस पैसे की हो या कोई और भी अच्छी नहीं होती। हमेशा अपने दीन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हमारे माशरे में क्राइम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब हम दीन को समझने लगेंगे तो दुनिया खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने दीन और दुनिया को अलग अलग रखा हुआ है। दूसरों की कदर कीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखें। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।